नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया पीएम के सामने उठाया मंदिर में तोड़फोड़ का मामला। पीएम मोदी की चिंता को लेकर प्रधानमंत्री अल्बनीज ने दिया सुरक्षा का आश्वासन। मनीष सिसोदिया को कोर्ट से लगा डबल झटका। 17 मार्च तक ईडी की रिमांड में सिसोदिया, तो वहीं 21 मार्च को होगी जमानत याचिका पर सुनवाई। 10 कैंप 400 दिन और आपका होगा काम तमाम। बीजेपी का कमर तोड़ प्लान तैयार। आज बीजेपी ने आप के खिलाफ किया जबरदस्त विरोध प्रदर्शन, तो वहीं दूसरी तरफ शराब घोटाले में फंसी के कविता ने जंतर मंतर पर दिया धरना। नौकरी के बदले जमीन का खेल, लालू परिवार पर ईडी की महारेड। दिल्ली से मुंबई, यूपी से लेकर बिहार तक ईडी ने की 20 से ज्यादा ठिकानों पर बड़ी छापेमारी। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा कश्मीर पर विवादित लेख। भड़के अनुराग ठाकुर। भारत और पीएम मोदी के खिलाफ झूठ फैलाने पर विदेशी मीडिया को जमकर लगाई फटकार। आज खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिर पर बढ़ते हमले की, जिसको लेकर पीएम मोदी ने चिंता जाहिर की है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज भारत दौरे पर है। पीएम मोदी ने आज अल्बनीज के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीएम मोदी ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ उनकी कई मुद्दों पर बातचीत हुई और उन्होंने उनके सामने खालिस्तानी तत्वों द्वारा मंदिर में की गई तोड़फोड़ का मुद्दा भी उठाया था। मंदिर में तोड़फोड़ को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस विषय पर दोनों देशों के दल नियमित रूप से संपर्क में रहेंगे और यथासंभव सहयोग करेंगे। भारत के दौरे पर है ऑस्ट्रेलिया के पीएम। क्या सही वक्त पे ये चिंता जाहिर की गई है? देखिए, इससे बेहतर वक्त तो हो ही नहीं सकता। ऑस्ट्रेलियन मीडिया में देख रहा था, वहां लोग ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर का इस तरह का स्वागत आज तक कभी किसी मुल्क में हुआ ही नहीं। वो ये नहीं कह रहे मीडिया वाले वहाँ कि क्रिकेट मैच के पहले प्रधानमंत्री मोदी उन्हें स्टेडियम ले गए। वहाँ ये कह रहे हैं कि लाखों लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री का स्वागत किया। जिस हिसाब से आज गार्ड ऑफ ऑनर राष्ट्रपति भवन के अंदर दिया गया, तो ये ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान के बीच बढ़ते रिश्तों का एक उदाहरण था। अब कंक्रीट बात क्या हुई? प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कहा, वहां 8 लाख हिंदुस्तानी हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और इसलिए उनकी सुरक्षा, उनकी धार्मिक भावनाओं का हनन ना हो, इसके लिए जिम्मेदार ऑस्ट्रेलिया की सरकार है। और उन्होंने कहा कि आए दिन मंदिरों के ऊपर कुछ शरारती तत्व, ये पाकिस्तान के पैसे पे पलने वाले वो पाकिस्तानी आईएसआई दलाल जो खालिस्तान के नाम पे हिंदुओं पे हमला कर रहे हैं, वहाँ पे मंदिरों के ऊपर जोर जबरदस्ती करने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और सबसे बड़ी बात क्या है, ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने कहा कि इन खालिस्तानी एलिमेंट्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और होना भी चाहिए। आज का हिंदुस्तान पहले का हिंदुस्तान नहीं है। आज का हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों को प्रोटेक्ट करने में कहीं ज़्यादा कारगर है। हिंदूज या हिंदुस्तानी दुनिया के किसी भी मुल्क में रहें, हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है कि डिप्लोमेसी के जरिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। और इसलिए आज जो हुआ वो 2 चीज़ें बताता है। एक, ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के रिश्ते कितने प्रगाढ़ होते चले जा रहे हैं, और दूसरा, हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों को देश के अंदर ही नहीं बाहर भी प्रोटेक्ट करने की क्षमता रखता है।
जी, अब अगली खबर में बात मनीष सिसोदिया को कोर्ट से लगे डबल झटके की। पहला झटका जमानत याचिका को लेकर। जमानत याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई को 21 मार्च तक के लिए टाल दिया है। अब जमानत याचिका पर सुनवाई 21 मार्च को दोपहर 2 बजे होगी। तो वहीं दूसरा झटका ये कि सिसोदिया को 7 दिनों की ईडी रिमांड में भेज दिया गया है, यानी कि 17 मार्च तक सिसोदिया जेल में ही रहेंगे। आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान कई दलीलें पेश की गई। सिसोदिया के वकील ने कई बहाने बनाए, पर कोई भी दलीलें सिसोदिया के काम नहीं आई और जज ने सीधा 7 दिन की रिमांड में भेज दिया। ईडी ने साफ कहा कि नई शराब नीति सिर्फ और सिर्फ लाभ के लिए बनाई गई थी, जिसमें सिसोदिया की भूमिका काफी ज्यादा अहम है। आज कोर्ट से 2 बड़े झटके। क्या हुआ आखिर कोर्ट में? देखिए, कोर्ट में वही हुआ जो होना चाहिए था। सत्य जीता और अफवाह फैलाने वाले और झूठे तमाम नटवर लाल उनको मुंह की खानी पड़ी। क्या हुआ? जो बातें केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में और आम आदमी पार्टी के चट्टे बट्टे ये मीडिया में आकर के बोलते रहते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन ऑफ आर्गुमेंट कोर्ट के अंदर सिसोदिया के वकीलों ने दिया। 3 बड़े बड़े वकील आर्ग्यू कर रहे थे। तीसरे ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने कोर्ट के ऊपर ही जिम्मेदारी दे दी कि देखिए, इस तरह से बिल्कुल गलत बात है। आर्टिकल 19 को इन्वोक किया गया कि फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। तो कोई ये कहा, जो पहले वकील साहब थे उन्होंने कहा कि ये तो पॉलिसी मैटर है, ये तो एग्जीक्यूटिव का काम है। क्या हुआ? एक बैड पॉलिसी है। ये पॉलिसी अगर खराब हो गई तो बहुत सारी सरकारों की खराब पॉलिसी होती है। मसला वो नहीं है। दिक्कत क्या है कि इनकी तमाम बहानेबाजियों के सामने जो सबूत ईडी ने रखे वो ज्यादा कारगर थे। ईडी ने क्या क्या रखा? व्हाट्सएप चैट्स, फोन डिटेल्स, पैसे के लेन देन, सारा नेटवर्क, जो सरकारी गवाह बने उसके बयान, साथ ही साथ किस तरह से 170 फोन को डिस्ट्रॉय किया गया उसके सबूत। अरे भाई, कोई चोर उचक्का ही तो इस तरह से फोन को यूज करके तोड़ता है। ये कोई बताएगा नहीं। ये केजरीवाल से किसी मीडिया वाले, किसी पत्रकार, किसी टेलीविजन चैनल का व्यक्ति ये पूछने की हिम्मत ही नहीं कर सकता कि 170 फोन आखिर तुमने तोड़े तो क्यों तोड़े। तो ये तो सवाल जवाब होगा नहीं जी। लेकिन होता क्या है, केजरीवाल को ये समझ में नहीं आता। भाषण दे करके, अफवाह फैला करके, कुतर्क दे करके तुम कुछ लोगों के वोट तो पा सकते हो, अदालत में जीत हासिल नहीं कर सकते। वहां साक्ष्य, प्रमाण, सबूत वो दिया जाता है, वहां भाषण से काम नहीं चलता। ईडी ने सबूत पेश किया, सिसोदिया के वकीलों ने भाषण दिया, इसलिए सिसोदिया वापस तिहाड़ जेल में गए। और यही तरीका रहा सिसोदिया और सिसोदिया के वकीलों का। तो यकीन मानिए 1-1.5 साल तक मनीष सिसोदिया जेल में ही गीता का पाठ करते नजर आएंगे। जी, तो मनीष सिसोदिया बुरे तरह से फंस चुके हैं, पर बीजेपी कह रही है कि सिसोदिया सत्येंद्र जैन झांकी है, इनका सरगना केजरीवाल अभी बाकी है। बीजेपी ने आपके खिलाफ बड़ी रणनीति तैयार की है। बीजेपी अपनी 400 दिन की योजना के जरिए भ्रष्टाचार के 10 बड़े आरोपों के साथ केजरीवाल की पोल खोलेगी। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ हमला काफी तेज कर दिया है। पोस्टर वॉर भी शुरू हो चुका है। आज एक नया पोस्टर जारी कर जैन और सिसोदिया जोड़ी नंबर 1 करार देकर फिल्मी स्टाइल में बीजेपी ने जमकर तंज कसा। साथ ही एक अनोखा प्रोटेस्ट भी नजर आया, जिसमें तिहाड़ जेल का एक लॉकअप बनाया गया, जिसके अंदर सत्येंद्र जैन का मुखौटा पहने लेटा एक युवक मसाज करता दिखाई दिया। इतना ही नहीं, दिल्ली की सड़कों पर आज हजारों बीजेपी के कार्यकर्ता, नेताओं ने सड़क पर उतरकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनके इस्तीफे की मांग की। साथ ही शराब घोटाले में फंसी के कविता ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला आरक्षण विधेयक पेश करने की मांग को लेकर 1 दिन की भूख हड़ताल पर अनशन पर बैठी नजर आई। बीजेपी तो अपना प्रोटेस्ट तेज कर रही है, पर के कविता ने आज प्रोटेस्ट क्यों किया? कल तो पेशी होनी है। कल अपने मित्र से जाकर के मिलेंगी सिसोदिया से। ईडी के पास
के कविता का व्हाट्सएप चैट भी है जो इन्होंने और लोगों के साथ किए। किस तरीके से इंडो स्पिरिट में इन्होंने 60% बाकायदा स्टेक लिया और ये इंडो स्पिरिट को 9 जोन में पूरी तरीके से कार्टेलाइजेशन करने का मौका दे दिया, मोनोपोली। तो सिसोदिया के तो बड़े एहसान हैं, लेन देन भी है। तो होता ये है, हिंदुस्तान में एक नई प्रथा चल गई है, तुमने चोरी की, तुम्हारी चोरी पकड़ी जाए तो पहले ही मोदी को गाली देना शुरू कर दो, कि ताकि जब ईडी वाले सीबीआई वाले आए तो कहना कि मोदी के खिलाफ हम बोलते हैं तो हमें गिरफ्तार किया जाता है, हम अच्छा काम करना चाहते हैं तो मोदी हमें जेल के अंदर डालना चाहते हैं। तो ये बहानेबाजी तो चलेगी नहीं। लेकिन जो आज तस्वीरें आई, भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से जो उनका प्लान है कि 10 बड़े बड़े घोटाले जो केजरीवाल ने किए हैं उसके खिलाफ लगातार प्रदर्शन देश भर में और दिल्ली में खास करके होता रहेगा। अब जरा इमेजिन कीजिए दिल्ली के उन वोटरों के बारे में जिन्होंने अन्ना हजारे के आंदोलन को देखते हुए इस नटवर लाल को ईमानदारी की प्रतिमूर्ति समझ के वोट दिया था। क्या उस समय किसी ने ये बताया होता कि ये नटवर लाल है, ईमानदारी के नाम पे ये ढकोसला कर रहा है, ज़्यादा तुमने समर्थन दे दी और सरकार इसकी बन गई तो इसके कई सारे मंत्री जेल के अंदर जाएंगे। अभी तो 2 वर्तमान में हैं, पहले भी गए हैं और भी लोग गए हैं, सब भ्रष्टाचार और कुकर्म के आरोप में। और ये भगत सिंह नहीं है, ये रंगा बिल्ला गैंग है जो जनता को लूटकर पैसे बनाने के लिए राजनीति में आया और जनता को छलने के लिए मीडिया का सहारा लेकर ये अफवाह फैलाने के काम में जुटा हुआ है। तो 10 बड़े बड़े घोटाले केजरीवाल ने कर लिए। तो कुछ दिन पहले केजरीवाल अगस्त के महीने में ये कहते हुए पाए गए थे कि सत्येंद्र जैन को भारत रत्न देना चाहिए, लेकिन जिस स्पीड से ये पार्टी गर्त में गई, भ्रष्टाचार के सारे तत्वों को सीख ली, इसके लिए भी इनको कोई ना कोई अवार्ड जरूर मिलना चाहिए। जी, अब बात लालू परिवार पर ईडी के महारेड की। रेलवे में जमीन के बदले नौकरी घोटाले के मामले में ईडी ने अपनी जांच तेज कर दी है। आज ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साथ 20 से ज्यादा ठिकानों पर रेड मारी। ये छापेमारी मुंबई, दिल्ली, यूपी से लेकर बिहार तक में की गई है। ईडी ने ये रेड दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में तेजस्वी यादव के ठिकानों पर, लालू यादव की तीनों बेटियां हेमा, रागिनी और चंदा के दिल्ली आवास पर, पटना में आरजेडी के पूर्व विधायक अबू दोजाना के घर, गाजियाबाद में सपा नेता जितेंद्र यादव के घर से लेकर तमाम कई जगहों पर छापेमारी की गई। ये ईडी का लैंड फॉर जॉब स्कैम में अब तक की सबसे बड़ी छापेमारी मानी जा रही है। छापेमारी पर बीजेपी ने सवाल किया कि लालू परिवार के पास इतनी संपत्ति आई तो आई कहां से। तो साथ ही लालू की बेटी की तरफ से बयान आया कि लालू परिवार झुकेगा नहीं। आखिर ईडी क्या तलाश रही है? ईडी तलाश रही है सबूतों के बारे में। ईडी तलाश रही है कि ये जो घोटाला हुआ, पैसे का बंदर बांट हुआ, रेट बिल्कुल साफ थे, 7 लाख रुपए दो या फिर जमीन लिखवाओ। ये कब हुआ? ये हुआ उस वक्त जिस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार थी। केस कब दर्ज हुआ, कंप्लेन कब हुआ? जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। घटना भी मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान, और इस पे जांच भी मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान। शिकायत करने वाले कौन? तो एक जिसके साथ तेजस्वी यादव सत्ता का रसपान कर रहे हैं, लल्लन सिंह, जेडीयू के सबसे बड़े लीडर नीतीश कुमार के बाद, और दूसरे तो उसकी पार्टी में ही आ गए हैं, शिवानंद तिवारी। तो चचा को आपने अंदर ले आया तो उनके पुराने कामों को लेकर के राजनीति में आपके दुश्मन दोस्त तो बन सकते हैं। कानून के नज़र में ये पलटा पलटी थोड़ी चलेगा। शिकायत दर्ज है तो दर्ज है, और ये जो रोना है कि हम झुकेंगे नहीं, हम ये नहीं करेंगे, बस सीधा सीधा सवाल पूछा जा रहा है। तेजस्वी यादव करते क्या है कि जो उनके नाम से न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में बंगला है,
कोई जवाब देगा इसका? क्या काम करता है, क्या, कहां से ये लालू परिवार इतना धनवान हो गया? ये कहां से लूट मचाई तुमने? क्या काम किया? क्या धंधा है तुम्हारा? कोई पूछेगा नहीं। ये देश बदल गया है। ये धमकी लालू के जमाने में जब उनका राज था तो लोग सुन भी लेते थे, अब नहीं सुनते। अब लोग सवाल का जवाब मांगते हैं। और ये जो रोना कि हमने तो मोदी के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई है तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। भाई अभी तो जेल नहीं गए हो, शुक्र मना लो। भाई चारे घोटाले में आपके पिताजी जेल में है ना, सजा याफ्ता मुजरिम है, चारा चोर। कब हुआ था कंप्लेन? कब देना पड़ा था इस्तीफा? कब आपकी माता जी को बनाना पड़ा था मुख्यमंत्री? उस समय कौन थे प्रधानमंत्री? मोदी थे या वही लोग थे जिनको आपने समर्थन किया? यही देवगौड़ा आके गुजराल, यही जमाने में तो आपने इस्तीफा दिया। सजा कब हुई? जब आपकी सी सरकार थी। तो ये कहना कि मोदी को बहाना बना करके अपने कुकर्मों को उसके ऊपर जो है ढकने का काम करना, ये घटिया राजनीति है। वो ज़माना चला गया, सोशल मीडिया का ज़माना है। 2 सेकंड में लोग गूगल करते हैं और पता कर लेते हैं हकीकत क्या है। इसलिए साफ साफ ईडी को कार्रवाई करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और अगर आपने लोगों से ज़मीन लिखवा करके नौकरियां बांटी है तब तो सज़ा भी मिलनी जरूरी है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। अनुराग ठाकुर ने न्यूयॉर्क टाइम्स पर भारत के बारे में झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने ट्वीट कर कश्मीर में प्रेस की स्वतंत्रता पर न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित एक ओपिनियन को शरारती और काल्पनिक बताया। अनुराग ठाकुर ने ट्वीट करते हुए कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स काफी पहले ही भारत के बारे में कुछ भी प्रकाशित करते समय तटस्थ होना छोड़ चुका है। कश्मीर में प्रेस की स्वतंत्रता पर न्यूयॉर्क टाइम्स का तथा कथित ओपिनियन अंश शरारती और काल्पनिक है। इसे प्रकाशित करने का एकमात्र उद्देश्य भारत और उसके लोकतांत्रिक संस्थानों के बारे में प्रोपेगेंडा फैलाना है। दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स ने कश्मीर और उससे जुड़ी सूचनाओं पर एक ओपिनियन लेख छापा है, जिसको लेकर ही अनुराग ठाकुर ने जमकर फटकार लगाई है। क्यों बार बार न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से ये प्रोपेगेंडा रचा जाता है? देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स कोई पढ़ता नहीं है। ये हिंदुस्तान में हम लोग बहुत ज़्यादा उसको भाव देते हैं, पैसे वैसे भी नहीं मिलते हैं और चाइनीज़ दलालों का वहाँ पे अड्डा बन गया है। ट्रम्प साहब के समय एक रिपोर्ट आई थी जिसमें मालूम चला था कि चाइनीज़ एजेंसीज़ के जरिए पूरी तरीके से ये फेक न्यूज़ फैलाने का काम करता था। कई सारे, वॉशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, गूगल कीजिएगा, ये खबर आपको मिल जाएगी। लेकिन इनको क्या लेना देना है हिंदुस्तान से? न्यूयॉर्क टाइम्स में काम करने वाले कितने स्टाफ को हिंदुस्तान के शहरों का ज्ञान होगा? कितने राज्य हैं ये भी नहीं मालूम होगा। मैप में उन्हें कह दिया जाए कश्मीर कहाँ है, वो बता भी नहीं पाएंगे। ये हवा नहीं क्रिएट करना चाहिए। होता क्या है, पैसे मिलते हैं, वो छाप देता है। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि न्यूयॉर्क टाइम्स का किसी एडिटर ने ओपिनियन पोस्ट नहीं लिखा। ये हिंदुस्तान में बैठे टुकड़े टुकड़े गैंग का कारनामा है। आर्टिकल लिखने वाली का नाम है अनुराधा भसीन। अब ये है कौन? ये कश्मीर टाइम्स की एडिटर है। टुकड़े टुकड़े गैंग, वामपंथी, ये रिजेक्टेड सामान सब जितना है जिसको हिंदुस्तान की जनता ने डस्टबिन में डाल दिया, उस विचारधारा के लोगों को ये मौका मिलता है, वहीं से बर्बाद करो, वहीं से। ये सब कौन है? ये सोरोस के पैसे पे पलने वाले आईएसआई के दलाल। ये इनके पिता का नाम वेद भसीन, उन्होंने ये बनाया था। अब देखिए क्या हुआ है, क्यों मोदी से इन लोगों को इतना परेशानी है। ये लोग आईएसआई, ये जेकेएलएफ, ये तमाम सेपरेटिस्ट इनके बड़े करीब, इनके फादर को कहते कॉमरेड वेद भसीन। कॉमरेड थे ये, बताइए। माने इस्लाम मुल्क बनाने के लिए वहां पे जिहाद चल रहा है, वहां कॉमरेड जो है इनकी दलाली कर रहा है। देखिए इन लोगों के भ्रष्टता का कोई मिसाल नहीं है। कितना वैचारिक रूप से भ्रष्ट हैं ये लोग। अब हुआ क्या था कि इनको, जैसा भी बुलडोजर चल रहा है, वहाँ बड़े बड़े लोगों को घर खाली करवाया गया। इनको 2-2 घर मिला हुआ था, एक जम्मू में भी, एक श्रीनगर में भी।
भाई बड़े पत्रकार, कॉमरेड और पाकिस्तान के दलाल, मुफ्ती के बहुत करीबी। अब आर्टिकल 370 आ गया तो ये जो अनुराधा मैडम है वो सुप्रीम कोर्ट में वो भी वन ऑफ द पिटिशनर है कि आर्टिकल 370 को हटाया जाए। घर जो है उसको हटा दिया गया, उनको बेघर कर दिया गया। भाई क्या जरूरत भाई, तुमको क्यों दिया जाए? तुम में कौन सा ऐसी पत्रकारिता का ऐसा कौन सा हुनर है? भाई हम लोगों भी 20 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, कोई छोटा सा एक कमरा भी कहीं कोई नहीं देता। तुम कौन सा हीरे जवाहरात तुम्हारे सिर पे लगे हुए हैं जो तुमको घर मिलेगा, वो भी 2-2 बंगले गार्डन के साथ? तो ये तमाशा बंद हुआ, पैसे बंद हुए। और इन लोगों के ऊपर, और मैं आपको बता दूं ये वेद भसीन के बारे में, ये फाइव नेटवर्क का दलाल था, अब तो डेथ हो गया। फाइव नेटवर्क का ये लोग आईएसआई के द्वारा अमेरिका में जो प्रोपेगेंडा होता है उसमें जाने वाले लोग, वही कनेक्शन बना हुआ है। और इसलिए आर्टिकल लिखा गया हिंदुस्तान से, छप रहा न्यूयॉर्क टाइम्स में, और प्रोपेगेंडा करने वाला ये टूल किट गैंग जो है, ओ माय गॉड, न्यूयॉर्क टाइम्स ने छाप दिया। भाई न्यूयॉर्क टाइम्स ने छाप दिया, उसको पैसा मिला होगा, छाप दिया। कौन सा बड़ा काम है? हिंदुस्तान में बहुत सारे चैनल थे, एनडीटीवी और पता नहीं कौन कौन से, जो पैसे लेकर के क्या क्या काम किया करते थे। तो खैर ये पुरानी बात हो गई, मामला खत्म हुआ। तो ये रिबटल जो अनुराग ठाकुर की तरफ से आया है वो आना चाहिए, सरकार को जागरूक रहना चाहिए कि ये काम न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो ज़रूर किया, लेकिन ये जो घर के अंदर मीर जाफरों का जो फौज है, ये अनुराधा भसीन जिसने लिखा, उसको भी, उसके भी क्रियाकलापों के ऊपर नजर रखने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही, पर आज अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में आपको बताएंगे मनीष सिसोदिया को लगे 2 बड़े झटके के बारे में। देखना ना भूले ब्लैक एंड व्हाइट, साथ ही देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।